ऑयल इंडिया, ये अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्टनाइटली रिवीजन होता है, अरे आजकल एकदम टाइम से चल रहा है। 15 तारीख कल थी और पहले तो 18-19 तक डिले होता था, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। 2 बार से नोटिस कर रहा हूं मैं। आ गया अपडेट। तो अपडेट क्या होता है? पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से डिसाइड करा जाता है विंडफॉल टैक्स कितना लगाना है। इस बार क्या हुआ है? पहले नील था, नील से बढ़ा के 4100 रुपए प्रति टन कर दिया। फिर इस बार नील कर दिया गया है विंडफॉल टैक्स क्रूड पेट्रोलियम के पे। तो ये इन दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर हो गई। और दूसरा, कच्चा तेल भी वैसे इंचअप कर गया है कल और आज के बीच में। जब मैं तब आपकी सेकंड प्लेट दिखाऊंगा तब आपको नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो स्टेटस को है, बाकी डीजल, पेट्रोल और एविएशन फ्यूल पे। ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट में अदानी मामले की सुनवाई चल रही थी, वो अब टल गई है। जुलाई 10 को अब अगली डेट है। तो सुप्रीम कोर्ट दरअसल समर हॉलीडे से जब लौट के आएंगे तब अब वो केस रिज्यूम होगा। मतलब 10 तारीख को सुनेंगे, 10 जुलाई को सुनेंगे। फैसला नहीं, अभी सुनाई चलेगी। एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना। हाँ, तो यार 1-2 महीने तो ऐसे दे दिया आपने। हाँ, ये दूसरा स्टॉक हो गया। 4 वायदा बाजार की कंपनीज कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, उनको सुबह सुबह बता देता हूं। कैश मार्केट वाले तो हम लोग जब 8 बजे जोड़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे। सुबह सुबह इंपॉर्टेंट चीजों की तैयारी करनी चाहिए। एस्ट्रल पहला। एस्ट्रल के नंबर्स एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तो काफी अच्छे लग रहे हैं। तगड़ा मार्जिन में एक्सपेंशन है। आय 8-9% बढ़ी साल दर साल, उसके सामने EBITDA 42% बढ़ा और 15.5 वाले मार्जिन 20.5%, 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। अच्छा लग रहा है। अब इसमें कोई पिछले क्वार्टर का अलग से पेन था, जब मैनेजमेंट से बात होगी तो पता चलेगा। अदरवाइज ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नंबर्स। पीवीआर आइनॉक्स के नंबर्स आने थे। पीवीआर आइनॉक्स के पहली बार नंबर्स आने थे कंबाइंड एंटिटी के। आए तो एक्सपेक्टेशन 1190 की एक्सपेक्टेशन थी, 1140-1145 करोड़ पे आई। थोड़ा सा मिस होगा वहां पे, पर उसके नीचे जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है भाई साहब। 18% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, 23% पे आए। तो या तो स्ट्रीट ने इन दोनों कंबाइंड एंटिटीज की, मर्ज एंटिटीज के ऑपरेशनल सिनर्जीज को नहीं समझा, या दोनों के समीकरण नहीं बिठा पाए। इस तरह का मिस नहीं हो सकता था। 18% एक्सपेक्टेशन और कंबाइंड एंटिटी 22-23% में मार्जिन ले आती है। अब ये है तो पॉजिटिव फिर कंपनी के लिहाज से। और इसके बाद अब सिनर्जीज प्ले आउट होनी है। अब वो कह रहे हैं 50 थिएटर्स बंद करें। खैर करने ही पड़ेंगे। आजू बाजू मॉल्स में अगर थिएटर्स होंगे तो एक का बंद होगा, ये होना है, तो उसके और कॉस्ट सेविंग्स होती है इस समय। लेकिन वो नेट लॉस का आंकड़ा थोड़ा सा सेंटिमेंट पे हावी रहेगा, कुछ एक मुश्त घाटा वगैरह वो इसमें एडेड है। तो एडजस्टमेंट्स है बॉटम लाइन पे, उस पर नहीं जा रहा हूं। ऑपरेशनली ठीक लग रहा है नंबर। तीसरा वायदा बाजार का नंबर है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। कोरोमंडल इंटरनेशनल तो कमजोर दिख रहे हैं ऑपरेशनल। आय 30% बढ़ी। 30% जब आय बढ़ी तो उसके सामने EBITDA जो है 6% बढ़ा। इसका मतलब है मार्जिन स्क्वीज हुए होंगे। मार्जिन स्क्वीज हुए, 9% वाले 7.4% पे आ गए। 160 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में डिक्लाइन। और बर्जर पेंट्स चौथा नंबर है वायदा बाजार का। बर्जर पेंट देखने में थोड़े से पस लग रहे थे, लेकिन अदरवाइज डिटेल्स बुरी नहीं है। देखने में पस इसलिए लग रहे थे मुझे क्योंकि एशियन पेंट ने पॉजिटिवली सरप्राइज करा, कंसाई नेरलक ने तो गजब कर दिया था। बहुत बढ़िया। उस कंपैरिजन बर्जर पेंट का चार्ट भी रख दीजिएगा महीने भर का, तो बहुत चला हुआ है। खैर ये सब हम सीधा साधा टाइप बात करने लगे, उस पर आऊंगा बाद में। अभी सिर्फ खबर सुना देता हूं। बर्जर पेंट 11-12% रेवेन्यू बढ़े, उसके सामने ग्रॉस मार्जिन 0.9% बढ़े। EBITDA 6.5% बढ़ा, यानी कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए 70 बेसिस पॉइंट। 15.8 वाले 15.1। एशियन और कंसाई ने सरप्राइज करा था, इसीलिए बर्जर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी अंदर इंटरनल बुरे नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया 11% की डिलीवर करके दी है इन्होंने। जब वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा नहीं आया था तब मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, जो मार्जिन कंप्रेस हुए। हम लोग कह रहे थे एक नया प्लेयर आएगा तो एशियन प्लेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन नीचे वाले प्लेयर्स पे पेन आएगा। तो मुझे लग रहा था वो पेन है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ तो बुरी नहीं है इनके नंबर्स की, इसलिए मिक्स कर लीजिए। अच्छा, कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए, उनको क्विकली बता देता हूं आपको। कल अच्छे नंबर्स पे इथॉस एकदम से पिटने लगा था। वो जो घड़ी वाली रिटेलर है, उसके प्रमोटर एंटिटी यशोवर्धन साबू साहब ने कल 1.5 लाख शेयर्स बेच दिए। कल के ट्रेड, कल के उछाल में कह लीजिए। और लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से उनके पास 1,50,138 शेयर थे। हो सकता है साबू साहब 138 शेयर अभी हों। ये फाउंडर और प्रमोटर है जिन्होंने कल माल छोड़ा है। 2 लार्ज ट्रेड और इंटरेस्टिंग थे, एक मिनट निकालता हूं। 2 अच्छे लार्ज ट्रेड्स हैं जिसमें होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में काफी FIs के बीच में ट्रेड्स हुए।
ऑरेंज ग्लोव, एथर मॉरिशस, ट्रू नॉर्थ फंड ने सबने माल छोड़ा। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने 21 लाख शेयर्स खरीदे और सोसाइटी जनरल ने 7,10,000 शेयर्स खरीदे। जितना छोड़ा था उसका आधा बाय हुआ, लेकिन दो मार्की एफआईआईज होम फर्स्ट फाइनेंस में एंट्री कर गए। रेप्रो इंडिया कल 20% के सर्किट पे खड़ा हो गया था एकदम से, उसमें लार्ज ट्रेड हुआ। मलाबार इंडिया फंड ने 5,12,000 शेयर्स बेच दिए, पर वो लार्जली पूरा चंक 4.25 लाख शेयर्स एक बाजार के जाने माने निवेशक हैं मधु केला, उन्होंने उठा लिया है। इसीलिए शायद ये स्टॉक इस तरह की, सॉरी मधु केला नहीं, माधुरी केला ने उठाया, मतलब रिलेटेड फैमिली, तो माधुरी केला के नाम से वो चंक उठाया गया, इसलिए शायद स्टॉक हरकत में। अच्छा, एक क्विकली और स्टॉक के साथ एफएनओ बैन के साथ रैप अप करता हूं। सुबह इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना है, बाकी डिटेलिंग आगे। एफएनओ बैन में कल 6 स्टॉक्स पहुंच चुके थे, आज कूल ऑफ हुआ है। 4 ही स्टॉक्स वायदा के कर्व में, कैनरा बैंक और मणप्पुरम बाहर आ गए। भेल, पीएनबी, जेएनएफसी, डेल्टा कॉर्प एफएनओ कर्व में कंटिन्यू करेंगे। क्विकली